जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन क्लास 10th की आज पद्य भाग की अंतिम रचना जो है कन्यादान, उसका वाचन करेंगे। कन्यादान के लेखक जो है ऋतुराज है और ऋतुराज का संक्षिप्त परिचय कुछ इस प्रकार है कि आपका जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ था। आपने इंग्लिश में एमए किया और तत्पश्चात यूनिवर्सिटी में आप इंग्लिश के प्रोफेसर रहे। इनकी मुख्य रचनाएं हैं पुल पर पानी, सूरत नीरत, लीला मुखार बिंदु और भी बहुत सारी रचनाएं, ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। और इन्हें जो सम्मान अथवा पुरस्कार मिले उनमें प्रमुख सम्मान है परिमल सम्मान मिला इन्हें, मीरा पुरस्कार मिला इन्हें, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार आदि इनको पुरस्कार प्राप्त हुए। आज जो इनकी रचना हम पढ़ने जा रहे हैं कन्यादान, उसमें एक बालिका को विवाह के समय उसकी माता जो सीख दे रही है, जो शिक्षा दे रही है, वही इस कविता का मूल सार है। विवाह के समय बालिका अबोध आयु की होती है, छोटी आयु की होती है, वह परिपक्व नहीं होती पूर्ण रूप से, उसकी सोच उसकी समझ इतनी विस्तृत नहीं होती। इसलिए नए स्थान पर जाने से पूर्व माँ अपनी पुत्री को कुछ शिक्षा भी दे रही है, साथ ही साथ उसका मन दुखी है, पीड़ित है, क्योंकि उसके जीवन भर की जो पूंजी, जो लड़की उसके जीवन भर की पूंजी है, उस पूंजी को वो आज किसी और को सौंप रही है। इस बात का उसे दुख है, पीड़ा है, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। तो देखिए कवि क्या लिखते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। लड़की को दान देना, कन्यादान करना, प्रामाणिक यानी वास्तविक। कितना प्रामाणिक था, कितना वास्तविक था, क्या उसका दुख, किसका? लड़की को दान देते वक्त एक माँ का दुख कितना वास्तविक था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। कब? जिसमें कन्यादान का समय आया था। विवाह में एक रस्म होती है कन्यादान, ठीक है नहीं, उस समय उस माता को आंखों से आंसू निकल रहे थे। बड़ा ही कह रहे कि मार्मिक दृश्य उपस्थित हो जाता है उस समय का, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ऐसा लगता है कि जीवन भर संचित धन दौलत वो लड़की ही है, यानी कि उसकी अंतिम पूंजी उस माँ के लिए लड़की है। लड़की चली गई मतलब उसके जीवन का सब कुछ चला गया। लड़की अभी इतनी सयानी नहीं थी, सयानी कहते समझदार। दुख इसलिए था कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। अभी तो वो इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाचना नहीं आता था। बालिका की माँ कह रही है, कन्यादान के समय उसके मन में विचार आ रहे हैं कि उसे दुख हो रहा कि जीवन भर की उसकी जो पूंजी थी वो पूंजी वो किसी और को सौंप रही है। साथ ही साथ उसे इस बात का दुख है कि लड़की अभी परिपक्व नहीं है, समझदार इतनी नहीं है। किशोर अवस्था से युवा अवस्था में जस्ट प्रवेश किया है उसने, इसलिए वो अभी इतनी समझदार नहीं है, इतनी बुद्धि उसमें विकसित नहीं है। वो अभी भोली है, सरल है, पर इतनी भोली है कि सुख का आभास तो होता था। विवाह के जो सुख है वो तो उसे दृष्टिगोचर होते थे, वो तो उसे दिखाई देते थे, इसलिए विवाह से लेकर के वो प्रसन्न थी। लेकिन एक विवाह के पश्चात लड़की पर कितनी जिम्मेदारियां आ जाती है, किन किन कष्टों को, किन किन दुखों को उसे सहन करना पड़ता है, वे दुख बाचना उसे नहीं आता था। दुख बाचना, बाचना यानी कहना, प्रकट करना, वे नहीं आता था। सुख का आभास तो था लेकिन दुख बाचना नहीं आता था। पटिका थी वो, पटिका कहते हैं पढ़ने वाली। पटिका कहते हैं पढ़ने वाली। पटिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की।
अभी उसकी समझ जो थी उस पाठक की भांति थी जो धुंधले प्रकाश में, पूर्ण प्रकाश नहीं, आधा अंधेरा आधा उजाला, बड़ी मुश्किल के साथ कोई चीज नजर आती हो, धुंधले प्रकाश में लयबद्ध पंक्तियों की, उस धुंधले से प्रकाश में जो कवि कोई कविता पढ़ता है लयबद्ध ताल के साथ, लय के साथ, ठीक उसी प्रकार से बालिका की बुद्धि थी, बालिका की समझ थी कि वो अच्छाई तो देख सकती थी लेकिन उसके भीतर छुपे हुए दुख को वो देख नहीं पाती थी। अब ये पहला छंद। अब दूसरे छंद में बालिका की माँ उसे सीख दे रही है। यह पहले छंद में तो बताई माँ की पीड़ा, माँ की दुख, माँ का कष्ट के वो जीवन भर की पूंजी, अंतिम पूंजी क्यों कहा कि जीवन भर की पूंजी उसकी हुई थी। माँ के लिए एक बेटी सहेली होती है, वो अपनी सुख दुख की बात बेटी भी अपनी माँ के साथ ही शेयर कर सकती है, कह सकती है, सब कुछ उसका दायरा माँ होती है। इसलिए माँ को दुख है, पीड़ा है कि ये विवाह के ऊपरी जो सुख है वो तो ये देख लेती है लेकिन उसके भीतर छुपे हुए दुखों को ये अभी जान नहीं पाती क्योंकि अभी इसकी समझ इतनी डेवलप नहीं हुई है। दूसरे छंद में माँ उसे सीख देती है, शिक्षा दे रही है कि ससुराल में जाके तुम्हें क्या करना है, कैसे तुम्हें जीवन यापन करना है। तो सीख देती हुई माँ कहती है, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना कहते हैं मुँह को। क्या कहती है कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, तुम केवल अपनी सुंदरता पर मोहित मत होना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं कि ससुराल में तंग आकर के किसी महिला ने आत्मदाह कर लिया। तो वो सीख दे दी कि कभी भी संघर्षों से हारना मत और अपने को नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि आग केवल रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है। ससुराल से प्राप्त वस्त्र और आभूषण ये शब्दों का भ्रमजाल होता है, शब्दों में फंसाने का जो भ्रमजाल होता है, ठीक उसी प्रकार के ये भ्रमजाल है जो तुम्हें बांधते हैं, बंधनों के अंदर ग्रसित करते हैं। स्त्री जीवन के ये बंधन है। क्या क्या बंधन बताए? वस्त्र और आभूषण। आभूषण और वस्त्र स्त्री के जीवन को बांधने का प्रयास करते हैं। जीवन को बांधने किस प्रकार बांधा जाता है? 50 प्रकार के उनके ऊपर प्रतिबंधित होते हैं। हम देखते हैं घर में जब बहू आती है तो इनसे घूंघट निकालना, उससे बात नहीं कर सकती, बाहर नहीं जा सकती, यहाँ नहीं बैठ सकती, ये वो नहीं कर सकती, ये सारी चीजें उसके ऊपर लागू होना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए माँ ने क्या सीख दी कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है बंधन स्त्री के, स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बड़ी अंतिम और सुंदर बात कही है, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब दो चीजें मेरी बात कही है। लड़की होने का तात्पर्य है कि लड़की में नम्रता होती है, कोमलता होती है, नाजुकता होती है, ठीक है, ये सारे गुण तुम रखना। लेकिन इन गुणों के कारण लड़की जैसे कहा जाता है कि डरती है, अपेक्षाकृत कमजोर होती है। लेकिन लड़की जैसे दिखना, कभी भी अपनी कमजोरी को प्रकट मत करना, हमेशा हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, ताकत के साथ आगे बढ़ना। तो माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो ये कविता आपकी यहाँ समाप्त होती है। इसके प्रश्नोत्तर आपको करने हैं और यहाँ से आपका पद्य भाग भी समाप्त होता है। इसके बाद अपन व्याकरण के कुछ जो टॉपिक है वो करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।